Hello friends, welcome to Manu Law Classes. मेरा नाम गौतम दीक्षित है. Today in this video we are going to discuss the most important news from the Hindu edition of 16 September 2022. Now let's start with some news from two important states, Goa and Jharkhand. जो political crisis चल रही है मैं उसको आपको एक gist दे देता हूँ. ठीक है. So let's start with the Goa. तो गोवा में आप जानते ही हैं कि 8 of the 11 कांग्रेस MLAs they have defected to भारतीय जनता पार्टी. ओके, अब यहाँ पे जो गोवा का जो कांग्रेस लेजिस्लेचर पार्टी है इट हैज मर्ज्ड विद बीजेपी. ठीक है. तो अब यहाँ पे क्या है कि अगर आप एंटी डिफेक्शन लॉ देखेंगे कंट्री का, ओके, सो द एंटी डिफेक्शन लॉ विच इज अंडर द 10th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इट सेज दैट देयर आर सर्टेन एक्सेप्शंस टू डिफेक्शन. डिफेक्शन का मतलब क्या होता है? जब कोई भी मेंबर ऑफ द लेजिस्लेचर वो एक जिस पार्टी से वो इलेक्ट हुआ है उस पार्टी को छोड़ के वो दूसरे पार्टी को जाता है, दैट इज कॉल्ड एज क्रॉसिंग द फ्लोर. तो अगर क्रॉसिंग द फ्लोर होता है दैट इज कॉल्ड एज डिफेक्शन एंड देन द स्पीकर और चेयरमैन ऑफ द हाउस दे टेक द डिसीजन ऑन डिफेक्शन. अब पर यहाँ पे कुछ एक्सेप्शंस हैं. वो एक्सेप्शन जो है वो है मर्जर का. ठीक है ना. तो मर्जर का मतलब क्या होता है पहले आप ये समझ लीजिए. मर्जर का मतलब होता है कि दैट इफ 2/3 ऑफ द legislature party, members of the legislature party, if they merge with some different party, that is called as merger. ठीक है. तो अब यहाँ पे क्या है, टोटल मेंबर्स कितने थे कांग्रेस के जो गोवा के लेजिस्लेचर में थे वो थे 11. उसमें से कितने लोग बीजेपी में गए, दैट इज 8 विच इज मोर देन 2/3 डेफिनेटली. सो दिस 2/3 लेजिस्लेचर पार्टी दैट इज गोवा कांग्रेस लेजिस्लेचर पार्टी. देखिए यहाँ पे समझ के लीजिए कि एक गोवा कांग्रेस लेजिस्लेचर पार्टी कोई अलग पार्टी नहीं है. इट मीन्स कांग्रेस के वो मेंबर्स जो गोवा के लेजिस्लेचर में मेंबर हैं. ठीक है. तो उसमें से 11 में से 8 मेंबर्स दे हैव डिफेक्टेड टू बीजेपी और दे हैव मर्ज्ड विद बीजेपी. नाउ हम ये यूज नहीं कर सकते डिफेक्शन दैट दे हैव डिफेक्टेड टू बीजेपी. नाउ वी विल से दैट मर्जर हैज टेकन प्लेस. सो 2/3 ऑफ द मेंबर्स दे हैव मर्ज्ड विद BJP. Now that is an exception under defection and now they will not be disqualified under defection. Okay, fine. उसके बाद जो डिफेक्शन है वो इंट्रोड्यूस हुआ था बाय 52nd अमेंडमेंट एक्ट टू द कॉन्स्टिट्यूशन एंड देन 91st अमेंडमेंट एक्ट आया. ठीक है ना. विच मेड सम चेंजेस इन एंटी डिफेक्शन लॉ. तो जो 52nd अमेंडमेंट था देयर वर सर्टेन एक्सेप्शंस. एक तो मर्जर था, दूसरा स्प्लिट था. स्प्लिट क्या होता है? स्प्लिट मतलब कि अगर 1/3 ऑफ द members of the legislature of any party if they join different party, that is called as split. Okay, so split and merger they both were exceptions when the anti-defection law was introduced. So the 91st amendment act 2003 में आया था. उसने जो split जो पहले एक exception हुआ करता था defection का उसको हटा दिया. Okay, that is important thing. The next is Soren seeks clarity from governor. तो अब ये देखिए ये इशू क्या है. दिस इज द इशू दैट इज कॉल्ड एज कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट या इसको ये भी कहते हैं ऑफिस ऑफ प्रॉफिट इशू. ठीक है ना. ऑफिस ऑफ प्रॉफिट इशू. तो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट इशू अगर हम देखेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951. देखिए रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट दो है, एक 1950 एक 1951 है. 1950 जो है दैट रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट इट मेनली डील्स विद how the election will be conducted, what will be the role of returning officers, what will be the role of different officers in that election का क्या procedure होगा, everything that is covered under 1950. 1951 में क्या है? It's all about political parties के क्या functions होंगे, उनकी क्या responsibility होगी, जो members होंगे जो खड़े होंगे election में उनकी क्या responsibility होगी, what will all be covered under corrupt practices, that are all covered under representation of people's act 1951. तो यहाँ पे if we see कि यहाँ पे जो इशू है दैट इज ऑफिस ऑफ प्रॉफिट इशू. तो जो हेमंत सोरेन है जो झारखंड के चीफ मिनिस्टर हैं ये झारखंड के माइंस के पोर्टफोलियो को देखते हैं. माइंस का पोर्टफोलियो इन्हीं के पास है. सेकेंड थिंग इज कि अब ये इशू हो गया कि एक माइंस का कॉन्ट्रैक्ट इन्होंने अपने आप को दे दिया. ठीक है. So now over here it becomes the issue of office of profit that he is holding the office of profit. अब office of profit के केस में क्या होता है कि office of profit के केस में ये हो जाता है कि now the governor will seek advice from election commissioner that or election commission that whether
the legislative assembly member is holding an office of profit or not. If election commission says that yes, that this person is holding the office of profit, then governor can disqualify that member as the MLA. तो यहाँ पे इशू ये है कि इलेक्शन कमीशन से जब गवर्नर ने जब रिपोर्ट मांगा था तो वो इलेक्शन कमिश्नर ने लेटर गवर्नर को दे दिया है, पर गवर्नर ने अभी तक कोई डिसीजन नहीं लिया है. ओके, सो यहाँ पे जो झारखंड के जो चीफ मिनिस्टर हैं हेमंत सोरेन, ही इज सेइंग दैट ही हैज़ मेट गवर्नर रमेश बैस and he has urged him to clear the confusion prevailing in the state for over 3 weeks over the election commission's opinion on Mr. Soren's disqualification as a member of legislative assembly in connection with mining lease contract. Okay, the next is Tamil Nadu CM has launched a breakfast scheme. So again see, this is very important. आप तमिलनाडु का नाम बहुत ज़्यादा देख रहे होंगे कि खास करके जो हिंदी को लेकर चल रहा है, ठीक है, that there should be 3 language formula, जिसमें से 2 लैंग्वेज up to class 5th should be native language. ओके, तो यहाँ पे बहुत सारे प्रोविजंस जो है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, उसमें तमिलनाडु एंड वेरियस स्टेट्स दे हैव प्रॉब्लम्स. अब देखिए तमिलनाडु से एक और न्यूज़ आ रही है, दैट इज द चीफ मिनिस्टर हैज़ लॉन्च्ड द चीफ मिनिस्टर्स ब्रेकफास्ट स्कीम फॉर क्लास 1 to 5 इन गवर्नमेंट स्कूल्स. ओके फाइन. एंड देन सी उन्होंने कहा है कि दैट दिस इज़ द ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट टू एंश्योर इट्स चिल्ड्रन आर फेड. अब मैं आपको एक बहुत ही अच्छी जानकारी देना चाहता हूँ कि आप लोग ने मिड डे मील स्कीम का नाम सुना होगा, ठीक है. तो मिड डे मील स्कीम कौन से स्टेट में सबसे पहली बार लॉन्च हुआ था? देन अगेन इट वाज तमिलनाडु ओनली वेयर द मिड डे मील स्कीम स्टार्टेड. ओके फाइन. तो मिड डे मील स्कीम पहले से ही चल रहा है, ठीक है, फ्रॉम क्लास 1 to 8. अब तमिलनाडु में ब्रेकफास्ट स्कीम भी चालू हो गया है, ठीक है. द नेक्स्ट इज रोजर फेडरर सेट टू रिटायर आफ्टर लेवर कप. तो रोजर फेडरर जो है he has won the Grand Slam titles for the 20 times and he is the part of the triumvirate which is consist of Roger Federer, Rafael Nadal and Novak Djokovic. ठीक है, राफेल नडाल के बारे में आप जानते होंगे. तो राफेल नडाल के पास कितना ग्रैंड स्लैम कप है? 22. नोवाक जोकोविक के पास 21 और रॉजर फेडरर के पास 20. ठीक है. नाउ रॉजर फेडरर इज गोइंग टू रिटायर आफ्टर द लेवर कप, ओके, विच विल बी हेल्ड इन लंडन. द नेक्स्ट इज प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण. सो सी प्रधानमंत्री आवास योजना, देयर आर 2, दैट इज वन इज प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण एंड प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन. ठीक है, तो दोनों ही जो हैं दे वर लॉन्च इन 2015 बोथ द स्कीम्स. ठीक है, बट इनकी मिनिस्ट्री अलग अलग है. जो रूरल है उसकी मिनिस्ट्री कौन है? दैट इज़ रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री, जो इट कम्स अंडर रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री. और जो अर्बन है इट कम्स इन अंडर मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स. ठीक है, उसके बाद अगर हम देखेंगे तो प्रधानमंत्री आवास योजना, तो इफ़ यू विल जस्ट सी दैट दिस स्कीम हैज़ द टारगेट ऑफ कंस्ट्रक्टिंग 2.95 करोड़ हाउसेस. ठीक है, और इसका जो टारगेट है दैट वाज 2022 बट इट वाज एक्सटेंडेड फॉर 2 more years टिल मार्च 2024. अब इसके अंदर क्या है, ये जो स्कीम है इसमें ये है कि जो 2.95 करोड़ हाउसेस बनेंगे तो किनके लिए बनेंगे? दैट एलिजिबिलिटी विल बी डिराइव्ड फ्रॉम सोशो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस 2011. ओके, नाउ till August 2022 how many houses have been created? that is 2.02 crore. अब यहाँ पे देखिए कुछ स्टेट्स हैं जिनके लिए एक स्पेशल रूल निकला है कि इफ द स्टेट्स दे डिले इन कंस्ट्रक्टिंग द हाउसेस अंडर प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, तो वहाँ पे पेनल्टी लगेगा. ओके, सो दे विल बी पेनलाइज ₹10 पर हाउस फॉर फर्स्ट मंथ ऑफ डिले एंड ₹20 पर हाउस फॉर ईच सब्सिक्वेंट मंथ ऑफ डिले. Now the next is September 16, 2022. It is the World Ozone Day. तो यहाँ पे मैं आपको कुछ बता देता हूँ वर्ल्ड ओजोन डे के बारे में. तो ओजोन लेयर कहाँ पे है, कौन से एटमॉस्फेयर के लेयर में वी फाइंड ओजोन लेयर? सो इट इज स्ट्रेटोस्फियर. ओके, स्ट्रेटोस्फियर. देन वाई ओजोन लेयर इज वेरी इंपॉर्टेंट? बिकॉज इट फिल्टर्स harmful UV rays, it filters
harmful ultraviolet rays coming from sun. Okay, now why these ultraviolet rays are very dangerous for human beings? As we all know, because it causes skin cancer. ठीक है. The next thing is that do we have any protocol which aims to protect ozone layer? So it is called as Montreal Protocol. So Montreal Protocol, it limits the use of those substances which depletes ozone layer. That is called as Montreal Protocol 1987. Okay, and then it has one amendment. There are significant amendments. The last amendment was 8th Amendment, which is also known as Kigali Amendment. Kigali, sorry, Kigali, Kigali Amendment. ठीक है ना. This amendment came in 2015 and India ratified it in last September 2021. अब यहाँ पे आप दे सकते हैं कि डूज एंड डोंट्स ओजोन को अगर बचाना है तो सी, so adopt eco-friendly vehicles, prevent gas leakage of AC fridge, reduce usage of spray paint, proper disposal of e-waste, use cotton-made mattresses instead of foam, then avoid use of pesticides. So sorry, these are do's, then don'ts. मतलब वही चीज़, avoid use of pesticides, avoid usage of chlorofluorocarbon content sprays. तो chlorofluorocarbon जो है, it is a ozone depleting substance. Other are hydrochlorofluorocarbons. Okay. Then avoid using disposables, reduce usage of vehicles, prevent emission of smoke. So in this way we can prevent the ozone. The next is the Eastern Economic Forum and India's Balancing Act. ठीक है. देखिए आप सब लोगों ने, मैंने आप सब लोगों को बहुत पहले कराया है इंडिया का एक्ट ईस्ट पॉलिसी. ठीक है ना, जो पहले लुक ईस्ट पॉलिसी था. तो जो एक्ट ईस्ट पॉलिसी है, इट फोकसेस ऑन रिलेशंस विद एशियन कंट्रीज, 10 एशियन कंट्रीज. एक इंडिया का और एक पॉलिसी है, दैट इज कॉल्ड एज एक्ट फार ईस्ट पॉलिसी. एक्ट फार ईस्ट पॉलिसी, एक्ट फार ईस्ट पॉलिसी. दिस इज रिलेटेड विद डेवलपिंग इकोनॉमिक रिलेशंस विद रशिया, ठीक है ना. अब रशिया का कौन सा रीजन, दैट इज कॉल्ड एज फार ईस्ट, दैट इज कॉल्ड एज फार ईस्ट. ठीक है. यहाँ पे इसी पॉलिसी के अंदर इंडिया इज एमिंग टू डेवलप व्लादिवोस्तोक चेन्नई मैरीटाइम लिंक. जो इस आर्टिकल में नहीं दिया हुआ है, मैं आपको इसके बैकग्राउंड सारे बता दे रहा हूँ. व्लादिवोस्तोक चेन्नई मैरीटाइम लिंक या मैरीटाइम कॉरिडोर. फाइन. अब रशिया ने अपने फार ईस्ट का मतलब क्या, साइबेरिया वाला रीजन, दैट इज कॉल्ड एज फार ईस्ट, वो जो डेवलप नहीं है. ठीक है. तो उसको उस रीजन में डेवलपमेंट बढ़ाने के लिए रशिया हैज़ वन फोरम, दैट इज कॉल्ड एज ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम. सो रशिया हैज़ रिसेंटली होस्टेड द 7th ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम इन व्लादिवोस्तोक. ओके, एंड इट वाज होस्टेड फ्रॉम September 5 to 8. यहाँ पे जो इसका पूरा रशिया का जो एम है वो क्या है, दैट टू प्रोवाइड अ प्लेटफॉर्म फॉर एंटरप्रेन्योर्स टू एक्सपांड देयर बिजनेस इनटू रशियाज फार ईस्ट. ठीक है. तो अब ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है, हम एक एक करके इसको लेंगे, इस तरीके से लेंगे कि ये पढ़ने के बाद आप थोड़ा सा इसका नोट्स बना सको. और इसमें मैं थोड़ा सा इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क, कॉम्प्रिहेंसिव एंड प्रोग्रेसिव पार्टनरशिप एग्रीमेंट और RCEP जो इसमें नहीं लिखा है वो सब कुछ बताऊंगा. सो दिस इज गोइंग टू बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल फॉर टुडे. नाउ सी the Eastern Economic Forum. So the EEF, it was established in 2015 to encourage foreign investment in Russia's Far East. Okay, now see एग्रीमेंट्स जो हैं वो हर साल बढ़ते जा रहे हैं. सो 2017 में 217 एग्रीमेंट साइन हुए थे, 2021 में 380 वर्थ 3.6 ट्रिलियन रूबल्स. रूबल्स क्या है, रशिया का करेंसी. Now, as of 2022, we have 2,729 investment projects which are planned in the region. ये नंबर इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आप इसका इम्पैक्ट देखिए. अब नेक्स्ट वाला क्या है, सी दिस एग्रीमेंट दे आर फोकसिंग ऑन डेवलपिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रांसपोर्टेशन प्रोजेक्ट्स, मिनरल एक्सकवेशंस, कंस्ट्रक्शन, इंडस्ट्री एंड एग्रीकल्चर. अब इस साल जो था 2022 में क्या हुआ, ईस्ट इकोनॉमिक फोरम. देन दिस फोरम इज एमिंग टू कनेक्ट फार ईस्ट विद एशिया पैसिफिक रीजन. ठीक है ना. अब आपको एक कनेक्शन समझ में आया कि इसका कनेक्शन इंडो पैसिफिक रीजन और क्वाड से क्या होगा. ओके, सो यहाँ पे देखिए बिगेस्ट इन्वेस्टर इज चाइना.
तो चाइना का जो इन्वेस्टमेंट है इस रीजन में दैट इज 90% ऑफ द टोटल इन्वेस्टमेंट विच इज हैपनिंग इन दिस रीजन। ओके, सो यहाँ पे अगर हम देखेंगे चाइना ने यहाँ पे हेल्प किया डेवलप करने के लिए, इट इज द ट्रांस साइबेरियन रेलवे विच हैज हेल्प रशिया एंड चाइना इन एडवांसिंग ट्रेड टाइज। देन चाइना का एक प्रोविंस है दैट इज कॉल्ड एज हेलोंगजियांग प्रोविंस। So this China is aiming to connect this province with Russia's Far East, and they both share 4,000 kilometer long border also. So along this line, China is investing and trying to connect both the region. Okay. The next country which is investing is South Korea. So it has invested in shipbuilding projects, manufacturing of electrical equipment, gas liquefying plants, okay, agricultural production, fisheries. उसके बाद 2017 में एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ कोरिया एंड फार ईस्ट डेवलपमेंट फंड दे टुगेदर अनाउंस टू इंजेक्ट $2 बिलियन इन रशियाज फार ईस्ट। द नेक्स्ट इज जापान। तो जापान जो है उसने अनाउंस किया है टोटल 21 प्रोजेक्ट्स वर्थ $16 बिलियन। ओके, तो यहाँ पे जो जापान है इट इज सीकिंग टू डिपेंड ऑन रशियन ऑयल एंड गैस रिसोर्स आफ्टर 2011 मेल्ट डाउन इन फुकुशिमा। देन रशिया Japan also sees a market for its agro technology in Russia's Far East. Then the next is India. So if you will just see that India is also aiming to expand its influence in the Russia's Far East. अब मैंने आपको बता ही दिया है. So India is focusing on trade, connectivity and investment in Russia. The next step which India will do is cooperation in energy, pharmaceuticals, maritime connectivity, healthcare, tourism, diamond industry and the Arctic. उसके बाद अगर हम देखेंगे यहाँ पे कि इन 2019 इंडिया हैज़ ऑफर्ड $1 बिलियन लाइन ऑफ क्रेडिट टू डेवलप इंफ्रास्ट्रक्चर इन द रीजन। ओके, देन बिजनेस रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ गुजरात एंड रिपब्लिक ऑफ साखा दे हैव लॉन्च्ड एग्रीमेंट्स इन द डायमंड एंड फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज। द नेक्स्ट इज व्हाट डज द EEF एम्स फॉर। ठीक है ना, तो सी द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ EEF इज टू इंक्रीज FDI इन रशियाज फार ईस्ट and investment in natural resources like fish, oil, natural gas, wood, diamonds and minerals. Fine. Now see the strategic location of Russia's Far East. So you see the Russia's Far East, it is geographically placed at strategic location. Okay, it acts as a gateway into Asia. So the Russian government, what they are doing now, they are aiming to connect Russia to the major Asian trading routes. ओके, तो जो कुछ सिटीज़ हैं विच आर ऑब्जर्विंग द मॉडर्नाइजेशन एट अ वेरी रैपिड रेट दैट इज व्लादिवोस्तोक, खैबरोवस्क, उलान उडे, चीता एंड अदर सिटीज। नाउ सी वन ऑफ द डैम्पनर फॉर दिस रीजन इज द रिसेंट रशिया यूक्रेन वॉर। सो रशिया बिलीव करता है कि अगर चाइना और बाकी एशियन पावर्स हेल्प करें रशिया को देन दे कैन डेवलप दिस रीजन। अब हम यहाँ पे आते हैं कि दैट हाउ इंडिया इज बैलेंसिंग टू थिंग्स। वन इज ईस्ट इकोनॉमिक फोरम जो रशिया लेड है एंड द नेक्स्ट इज इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फोरम जो US लेड है। तो इंडिया जो है वो दोनों का मेंबर है, इंडिया IPF का भी मेंबर है। रिसेंटली इंडिया हैज अनाउंस्ड दैट दे आर नॉट गोइंग टू पार्टिसिपेट इन ट्रेड पिलर ऑफ इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क। द सेकेंड इज ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम विच इज रशिया लेड। तो इंडिया यहाँ पे भी इन्वेस्ट करना चाहता है। ओके, सो जैसे देखिए हमने कुछ दिन पहले एक आर्टिकल पढ़ा था अबाउट इंडियाज मल्टी अलाइनमेंट। ठीक है ना, दैट हाउ इंडिया इज बैलेंसिंग द डाइवर्जेंट ग्रुपिंग्स। ओके, तो यहाँ पे भी इंडिया वही कर रहा है। सो इफ यू विल जस्ट सी दैट इंडिया हैज़ वेस्टेड इंटरेस्ट इन बोथ द फोरम एंड इट हैज़ वर्क टूवर्ड्स बैलेंसिंग इट्स इन्वॉल्वमेंट एंड इंडिया इज कंटिन्यूइंग टू एंगेज विद बोथ ऑफ देम। ओके, तो इंडिया के लिए IPF भी ज़रूरी है। ठीक है, बिकॉज इट प्रेजेंट्स एन आइडियल अपॉर्चुनिटी फॉर इंडिया टू एक्ट इन इंडो पैसिफिक रीजन विदाउट बीइंग पार्ट ऑफ चाइना लेड रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप। फ्रेंड्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दैट इज RCEP, रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप। ये एक ट्रेड एग्रीमेंट है जिसके मेंबर्स हैं 10 एशियान कंट्रीज। ठीक है, देन यू हैव ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, Japan, South Korea and then China. These are the members. Fine. तो इसमें अगर आप देखोगे तो चाइना जो है दिस इज कॉल्ड एज चाइनाज लेड ग्रुपिंग, बट इंडिया केम आउट ऑफ दिस RCEP in 2019 and RCEP it came into effect on 1st January 2022. ठीक है, तो इंडिया RCEP के बाहर आ गया। ठीक उसी तरह
यूएस का भी एक कहानी है। यूएस का कहानी ये किसके साथ है? यूएस का कहानी ये है, ये कॉम्प्रिहेंसिव एंड प्रोग्रेसिव एग्रीमेंट ऑफ ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप। तो ये इसको कहते हैं ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप। इंडिया का भी इस डिस्कशन का पार्ट नहीं था, यूएस था, बट यूएस अगेन चाइना की वजह से बाहर आ गया। दैट्स वाई यूएस लॉन्च्ड IPEF फॉर इंडो पैसिफिक रीजन। द नेक्स्ट इज जो IPEF है, इट विल प्ले अ की रोल इन बिल्डिंग रेजिलियंट सप्लाई चेन in the Indo-Pacific region. Okay, the other if you will just see benefits, that is कि जो IPEF टारगेट करता है कि जो सप्लाई चेन्स दैट आर डिपेंडेंट ऑन चाइना, ओके, तो इसका ये पूरा ये है कि उसको चाइना से बाहर निकालो, ठीक है ना, बाय मेकिंग इट द पार्ट ऑफ ग्लोबल सप्लाई चेन नेटवर्क. But if you will just see that India has refrained from full participation in the trade pillar of IPEF, it does not signify an end to India's role in the forum. ठीक है. Now see, here I was discussing with you about the breakfast scheme in schools. ठीक, तो देखिए यहाँ पे नवंबर 1920 देखिए पूरा हिस्ट्री है यहाँ पे. तो जो मद्रास कॉरपोरेशन काउंसिल है, इट अप्रूव्ड अ प्रपोजल फॉर प्रोवाइडिंग टिफिन टू द स्टूडेंट्स ऑफ कोऑपरेशन स्कूल एट 1000 स्लाइड्स. देन अगेन हम थोड़ा सा आगे जाते हैं. अगर हम देखते हैं कि 1925 में, ठीक है, ये स्कीम जो है इट वाज डिसअलाउड. देन इन 1956 द देन चीफ मिनिस्टर ऑफ तमिलनाडु के कामराज, ही डिसाइडेड टू प्रोवाइड फ्री नॉन नून मील टू पुअर चिल्ड्रन इन ऑल प्राइमरी स्कूल्स अक्रॉस द स्टेट. Then in July 1982, if you will just see, यहाँ पे जो MG रामाचंद्रन है, he extended the program, ठीक है ना, till standard 6 to 10 which were covered under the scheme, ठीक है, and they were covered under both urban as well as rural area both. Now see the benefits of midday meal scheme. So see, after the improved version of the midday meal scheme in 1982, the gross enrollment ratio, मतलब जो बच्चे प्राइमरी लेवल पे एनरोलमेंट करना स्टार्ट किए, दैट इज फ्रॉम स्टैंडर्ड 1 to 5, दे वेंट अप बाय 10% ड्यूरिंग जुलाई सितंबर 1982 एज कंपेयर टू द प्रीवियस ईयर्स. इफ यू विल सी द राइज इन बॉयज एनरोलमेंट, इट वाज 12% एंड इन द केस ऑफ गर्ल्स इट वाज 7%. द सेकेंड इज द फोकस ऑफ दिस प्रोग्राम. तो एनीमिया जो है, इट इज अ मेजर हेल्थ प्रॉब्लम इन तमिलनाडु, स्पेशली अमंग वुमेन एंड चिल्ड्रन. ओके, तो यहाँ पे जो ब्रेकफास्ट स्कीम है, इट इज गोइंग टू फोकस ऑन द anemia which is caused by the lack of iron. Okay, now come to this news that Hungary is no longer a full democracy and the EU needs to do everything to bring it back into line with the European values. Okay, तो यहाँ पे यूरोपियन यूनियन जो है, okay, now in European Parliament they have voted 433 in favor, okay, that Hungary is ruled by the populist Prime Minister Viktor Orban. ओके, तो विक्टर ओरबान जो है, ही मेंटेन्स अ क्लोज रिलेशन विद प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन. और जो यूरोपियन यूनियन ने डिस्क्राइब किया है कि जो हंगरी में रूल है, इट इज़ अ हाइब्रिड रिजीम ऑफ इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी विच इज़ अ सीरियस ब्रीच ऑफ EU डेमोक्रेटिक नॉर्म्स. ठीक है, जस्ट रिमेंबर दिस एज अ वन लाइनर. द नेक्स्ट इज just again a one liner from Economics Today, that is Fitch cuts financial year 2022-23 India growth outlook to 7% on high inflation. ठीक है, अभी देखिए ये न्यूज़ जो है बस एक लाइन में ही है. ठीक है, अब यहाँ पे हुआ क्या है कि जो पहले जो 2022-23 का जो इंडिया का जो आउटलुक था ग्रोथ का, दैट वाज 7.8%. बट कुछ दिन से आप देख रहे हैं कि सिंस लास्ट 8 मंथ CPI इज अबव द 6% मार्क, दैट इज़ द अपर टॉलरेंस लिमिट ऑफ RBI. अभी रिसेंटली जो CPI का जो फिगर आया है अगस्त 2022 का, वो आप देखोगे कि 7% है. और उसमें भी अगर आप देखोगे तो रूरल इन्फ्लेशन जो है वो ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहा है एज़ कम्पेयर टू अर्बन इन्फ्लेशन. ठीक, एंड व्हाट वाज द मेन ड्राइवर ऑफ दिस इन्फ्लेशन दिस टाइम, दैट वाज फूड इन्फ्लेशन. ठीक है, और कल हमने एक एडिटोरियल पढ़ा था, उसमें आपने पढ़ा था कि बिकॉज ऑफ erratic रेनफॉल दिस ईयर, खारिफ क्रॉप का जो सोइंग है स्पेशली राइस, दैट हैज़ टेकन अ हिट. सो वी कैन एक्सपेक्ट मोर फूड इन्फ्लेशन इन फ्यूचर, where consumer price index, which has the highest weightage, that is food and beverage, that is going to stay elevated. So based on that, the Fitch has cut the India's growth outlook to 7% because of high inflation.
Now let's come to this article which is discussing about the importance of department related parliamentary standing committees. ठीक है. Now friends, हमारे पार्लियामेंट में दो हाउस हैं. पहली बात तो हमारे पार्लियामेंट का स्ट्रक्चर समझो. हमारे पार्लियामेंट में वी हैव प्रेसिडेंट हु इज़ द पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट. ठीक है ना. प्रेसिडेंट ही इज़ नॉट द मेंबर ऑफ लोकसभा और राज्यसभा बट ही इज़ द पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट. देन वी हैव लोअर हाउस विच इज़ कॉल्ड एज लोकसभा और हाउस ऑफ पीपल एंड देन वी हैव राज्यसभा. ठीक है. अब जो राज्यसभा और लोकसभा के सेशंस होते हैं, 3 सेशंस होते हैं. मानसून सेशन, विंटर सेशन एंड देन वी हैव बजट सेशन. ठीक है ना. देखिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा है. हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि पार्लियामेंट के 2 सेशन के बीच में 6 महीने से ज़्यादा का गैप नहीं होना चाहिए. दैट हैज़ बीन देयर इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन. फाइन. सो वी हैव 3 सेशन. फाइन. अब तीनों सेशन में क्या होता है, बिल डिस्कस होता है. दैट इज़ द रोल ऑफ द पार्लियामेंट टू डिस्कस द बिल, टू डिबेट द बिल एंड टू पास द बिल. ठीक है. बट यहाँ पे क्या होता है कि देयर आर सर्टन बिल्स वेयर इम्पॉर्टेंट पॉलिसीज एंड स्टेक होल्डर्स आर इन्वॉल्व. तो जिसमें डिस्कशंस बड़े लंबे समय तक होता है. तो कभी कभी क्या होता है कि पार्लियामेंट के पास इतना टाइम अगर नहीं है टू डिस्कस द निटी ग्रिटी ऑफ द बिल, एंड व्हाट द पार्लियामेंट डज that they refer this bill to department related parliamentary standing committees. ये कमेटी कौन बैठाता है, कौन एस्टेब्लिश करता है. तो लोकसभा में इट इज़ डन बाय स्पीकर, राज्यसभा में इट इज़ डन बाय चेयरमैन. राज्यसभा का चेयरमैन कौन होता है, वाइस प्रेसिडेंट. ओके फाइन. अब यहाँ पे आप आएंगे तो जब पहला लाइन पढ़ेंगे यू विल सी एडजर्नमेंट सीने डाई. कैन यू सी दिस एडजर्नमेंट सीने डाई. व्हाट इज एडजर्नमेंट सीने डाई. एडजर्नमेंट सीने डाई देखिए 2 चीज़ें होती हैं. एक तो होता है एडजर्नमेंट ऑफ द हाउस, द नेक्स्ट इज कॉल्ड एज एडजर्नमेंट सीने डाई. ठीक है. और तीसरा होता है प्रोरोगेशन. अब जो एडजर्नमेंट होता है और एडजर्नमेंट सीने डाई होता है दैट इज डन बाय द ऑफिसर ऑफ द हाउस. मतलब लोकसभा के लिए स्पीकर और राज्यसभा के लिए चेयरमैन. एडजर्नमेंट मतलब द हाउस सेशन इज स्टॉप्ड. ठीक है. विद न्यू मीटिंग डेट डिक्लेयर. जैसे कि मान लीजिए कि हाउस का सेशन चल रहा है, 5 बज गया, सेशन खत्म हुआ. देन द स्पीकर विल से दैट टुमारो दिस हाउस विल मीट एट 11 AM. दैट मीन्स द स्पीकर हैज़ सेड द टाइम फॉर द नेक्स्ट मीटिंग एंड द प्लेस फॉर द नेक्स्ट मीटिंग. दैट इज कॉल्ड एज एडजर्नमेंट. जब पूरा पार्लियामेंट का सेशन खत्म हो जाता है देन स्पीकर डिक्लेयर्स एडजर्नमेंट सीने डाई. मतलब ही विल स्टॉप द मीटिंग ऑफ द हाउस और ही विल एंड द मीटिंग ऑफ द हाउस विदाउट नेमिंग द प्लेस एंड द टाइम फॉर द नेक्स्ट मीटिंग. दैट इज कॉल्ड एज एडजर्नमेंट सीने डाई. इट इज डिक्लेयर्ड वंस द सेशन इज ओवर. उसके बाद कुछ दिन के बाद प्रोरोगेशन इज डिक्लेयर्ड बाय द प्रेसिडेंट दैट दिस सेशन ऑफ द पार्लियामेंट इज ओवर नाउ. ओके. दैट इज कॉल्ड एज प्रोरोगेशन. उसके बाद जब नया सेशन बुलाना होता है देन इट इज़ द जॉब ऑफ आवर प्रेसिडेंट, ऑनरेबल प्रेसिडेंट, टू समन बोथ द हाउसेस. ओके. नाउ सी यहाँ पे हम देखेंगे तो लोकसभा की जो प्रोडक्टिविटी है इट इज़ 47%. राज्यसभा की कितनी है, 42%. फाइन. तो यहाँ पे देखिए वी हैव लाइक यहाँ पे दैट पार्लियामेंट विच हैज़ 24 डिपार्टमेंट रिलेटेड पार्लियामेंट स्टैंडिंग कमिटी. ओके. तो यहाँ पे देखेंगे दैट इट कंप्राइजेज मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ बोथ द लोकसभा एंड द राज्यसभा इन द रेशियो ऑफ 2:1. ठीक है. मतलब लोकसभा का अगर आप देखोगे तो दबदबा थोड़ा ज़्यादा ही होता है पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमिटीज़ में. अब यहाँ पे देखिए पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमिटीज़ की जो बात होती है दैट व्हाट इज़ द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमिटीज. तो द ऑब्जेक्टिव यहाँ पे हम देखेंगे तो दिस पैराग्राफ बिकम्स इम्पॉर्टेंट. नाउ सी इट सेज कि गवर्नमेंट के ऊपर ये ऑब्लिगेटरी नहीं है टू रेफर एवरी बिल टू डिपार्टमेंट रिलेटेड स्टैंडिंग कमिटी. ओके. बट अगर गवर्नमेंट बिल को रेफर करती है then the committee gets the chance to examine the bill properly, especially from the perspective of consumers and stakeholders. ठीक है. then the author says कि जैसे कि अगर हम farm bills की बात करें, 3 farm bills which was withdrawn by the government later, that this bill was not referred to the parliament. Okay. The next it says that
the deliberations in these committees, that is department related parliamentary standing committee, they add value to the content of the legislation. और यहाँ पे जो क्या होता है ना कि इसकी जो मीटिंग होती है वो पार्लियामेंट की तरफ बहुत ज़्यादा बोनहोमी या बहुत ज़्यादा पॉलिटिकली मोटिवेटेड नहीं होती डिस्कशन, ठीक है ना। फाइन, यहाँ पे बड़े आराम से इन द एटमॉस्फेयर ऑफ कॉन्जिनैलिटी पूरा डिस्कशन होता है, हर स्टेक होल्डर्स के बारे में समझा जाता है। उसके बाद ऑपोजिशन पार्टीज के लोग भी इसके मेंबर होते हैं। देन एवरी पार्टी इन द पार्लियामेंट दे ओ दिस बिल, फाइन, एंड दैट्स व्हाई दिस बिल इज आर इजीली सीन दैट दे आर गेटिंग पास्ड। ओके, then who has the power to refer the any bill to the parliamentary standing committee? Then it is the speaker of the Lok Sabha and chairman of the Rajya Sabha which have power to refer bill to the department related standing committee of a parliament. The next is there are certain suggestions that how to improve the functioning of this parliamentary standing committee. तो पहला तो ये है कि that speaker and chairman जिनके पास power है to refer the bill, okay, so they can refer all the bills which is required by the members to be referred, तो वो उनको रेफर कर सकते हैं, फाइन, by giving the detailed reasons. Second क्या है कि that all discussions in the parliamentary standing committee should be frank and free. Third is the committees can be given a fixed timeline to come up with the recommendation and present its report, okay, which is to be decided by speaker and chairman. मतलब कभी कभी ऐसा होता है, फॉर एग्जाम्पल अभी रिसेंटली अगर आप देखेंगे डेटा प्रोटेक्शन बिल के बारे में तो बहुत डिले हो गया वो बिल, ठीक है। ओके, तो एक टाइमलाइन होना चाहिए कि व्हेन दिस बिल शुड बी प्रेजेंटेड। ओके, द नेक्स्ट इज दैट experts in the field they should also be invited while discussing the bill, जिनको इनके बारे में टेक्निकल नॉलेज बहुत ज़्यादा है। ओके, देन there should be the right to fix a time limit for every bill which has been referred by the speaker or chairman. The next is that जो Ministry of Parliamentary Affairs है, okay, they have to keep an eye on the functioning of this committee between the two parliamentary session, okay, in collaboration with the committee chairman. And the seventh and the last, when it comes to the budget proposals of the ministries, the committee should not limit themselves to discussing just the budget proposal and endorsing them with a few qualifications. They should also come up with suggestions for the ministry to take up new initiatives and people-friendly measures. So these are the ways in which the parliamentary standing committees can be made more effective. So friends, that's all for today. We will meet tomorrow again with a daily Hindu analysis. Till then, have a nice time. Take care. Thank you.